हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के इस डिस्कशन में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन की, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्च 2023 मार्च 2023 के आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स न्यूज़ के अंदर रहे हैं उन सब के बारे में। स्टूडेंट्स, आपको आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट को जब भी आप रीड करो तो उसको हिस्ट्री के साथ में कोरिलेट ज़रूर से करना। हिस्ट्री आप देखिए कि कोई भी अगर टेम्पल का आर्किटेक्चर है, टेम्पल का आर्किटेक्चर हमको देखने के लिए मिलता है, तो वो आर्किटेक्चर कौन सी डायनेस्टी के समय आया, कौन से इम्पोर्टेंट रूलर हुआ करते थे, क्या उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। चाहे वो टेम्पल आर्किटेक्चर हो या कोई डिफरेंट मोन्यूमेंट का आर्किटेक्चर हो, चाहे कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट की बात हो जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में देखने के लिए मिलती है, तो उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप स्टडी करना कोरिलेट करते हुए, क्योंकि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जो आपको कोरिलेशन है वो आपको ज़रूर से देखने के लिए मिलेगा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का। और कोरिलेशन इस्टेब्लिश करना ज़रूरी भी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं प्रेजेंट समय में, तो उन क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको स्टडी है वो यहाँ पे कोरिलेटेड स्टडी है वो करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है, हमारे जो आर्ट एंड कल्चर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मार्च मंथ के, उनको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आर्ट एंड कल्चर के अगर हम वेटेज की बात करें, आर्ट एंड कल्चर का जो इम्पोर्टेंट वेटेज क्या है, तो आपको देखिए कि प्रीलिम्स के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन हैं वो आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलते हैं। इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 7 के आसपास जो क्वेश्चंस हैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोरिलेटेड होते हैं। मेंस के अंदर आपको 15 से 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको कोई ना कोई स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड यहाँ पे लिखना होगा। आप देखिए कि 2019 का जो मेंस था उसके अंदर कृष्णदेव राय हैं जो विजयनगर डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे, तो उनके बारे में लिखाया गया था। तो आप जब अगर आपने आर्ट एंड कल्चर भी रीड किया है तो आपने ज़रूर रीड किया होगा, मेडिवल हिस्ट्री रीड किया है तो ज़रूर रीड किया होगा उनके बारे में। तो आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडियन नॉलेज सिस्टम को रिवाइवल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 2022 के समय में धारा प्लेटफॉर्म है उसे लॉन्च किया गया। धारा प्लेटफॉर्म बेसिकली हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो इंडियन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के समय में जो इंडियन नॉलेज सिस्टम डेवलप हुआ, उस इंडियन नॉलेज सिस्टम को रिवाइवल करने के लिए ही ये जो धारा सिस्टम है, धारा प्लेटफॉर्म है, उसे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। तो इसको रिसेंटली 1 ईयर कंप्लीट हुए हैं और इसी समय में हम हमारी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमको जो 75 ईयर्स कंप्लीट होने पे हमारी कंट्री की, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा उसी के उपलक्ष्य में चलाया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस अमृत महोत्सव के अंदर हमने धारा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, जिसके अंदर जो एंशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो इंडियन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के साथ आपको देखने के लिए मिलती है, उनको यहाँ पे रिवाइवल करना था इस धारा प्लेटफॉर्म के थ्रू। स्टूडेंट्स, जैसा कि अगर आपको याद है, लास्ट ईयर जब इंडियन साइंस कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, इंडियन साइंस कांग्रेस अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके इसके बारे में ज़रूर रीड करना। स्टूडेंट्स, इंडियन साइंस कांग्रेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा के समय से ही इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया था। 1914 के समय पहली बार इंडियन साइंस कांग्रेस का कोई यहाँ पे सेशन है वो ऑर्गेनाइज किया गया, और लास्ट ईयर जो सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था वो 108 इंडियन साइंस कांग्रेस का सेशन था। ये डिपार्टमेंटल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन साइंस कांग्रेस को हर एक साल। हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी का सबसे बड़ा ये एक इवेंट होता है जिसके अंदर साइंस बैकग्राउंड से जो लोग हैं वो यहाँ पे विजिट करते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों।
तो ऑनरेबल पीएम जब लास्ट ईयर इंडियन साइंस कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे तो उस समय में इंडियन साइंस कांग्रेस के उस एड्रेस के समय हमारे ऑनरेबल पीएम के द्वारा कहा गया था कि हमारी जो नॉलेज सिस्टम है उसको डीकोलोनाइज करने की ज़रूरत है। आप देखिए कि कॉलोनी होने की वजह से इंडिया के जो नॉलेज सिस्टम के ऊपर भी इफ़ेक्ट है वो, या जो आप इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का। नहीं, हमारे यहाँ पे भी जो मैथमेटिक्स है, जो साइंस है, उसका डेवलपमेंट आपको एंशिएंट समय से ही देखने के लिए मिलता है। चाहे वो जीरो का आविष्कार की बात हो, चाहे वो पाई की वैल्यू है 22/7 जो पाई की वैल्यू है, तो इन सभी का जो डेवलपमेंट है वो आपको इंडियन एंशिएंट सिविलाइजेशन के समय देखने के लिए मिलता है। तो उसी हमारे नॉलेज सिस्टम को रिवाइवल करने के लिए धारा प्लेटफॉर्म चलाया गया। जैसा कि आप देखिए कि इंडियन साइंस कांग्रेस में ऑनरेबल पीएम के द्वारा भी एजुकेशन सिस्टम, साइंटिफिक डेवलपमेंट को डीकोलोनाइज करने की बात की गई। धारा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू नॉलेज को यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो धारा जो वर्ड है उसका भी मीनिंग यही है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ नॉलेज है, विजडम है, अडोप्शन एंड क्वेश्चनिंग एंड मॉडिफिकेशन ओवर द टाइम। आपको यहाँ पे नॉलेज सिस्टम की जो बात है वो की जाएगी इस धारा प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप देखिए कि साइंटिफिक जो टेम्पर है उसको डेवलप करना एक हमारी यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारे सिटीजन्स की। आपको आर्टिकल 4A के अंडर जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी ये है कि साइंटिफिक टेम्पर को भी डेवलप करना है इंडियन सिटीजन्स को। यहाँ पे साइंटिफिक डेवलपमेंट टेम्पर को डेवलप करने के थ्रू आप जो रीजनिंग है, जो असर्शन है, वो आप गवर्नमेंट से कीजिए या कोई अथॉरिटी से कीजिए, आप कर सकते हो। इस धारा प्लेटफॉर्म को इंडियन नॉलेज सिस्टम है जो डिवीज़न है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में, जो AICT है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है न्यू दिल्ली में, उसी के अंडर में ये सिचुएटेड है। और इस इंडियन नॉलेज सिस्टम के द्वारा ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। 2020 के अंदर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसे भी अडॉप्ट किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू भी यही बात की गई थी कि हमारी जो एंशिएंट नॉलेज सिस्टम है उसको रिवाइवल करने की ज़रूरत है, उसको हमारी किताबों के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, जिससे बच्चों को पता लगे कि हमारे एंशिएंट समय में भी जो नॉलेज सिस्टम है वो यहाँ पे वेल डेवलप था। चाहे वो आप मेडिसिन की बात कीजिए, चाहे आप सर्जरी में जो हमारे सुश्रुत हैं, सुश्रुत नाम की एक पर्सनैलिटी हैं, चाहे मेडिसिन के अंदर जो चरक नाम की पर्सनैलिटी हैं, मैथमेटिक्स के अंदर आप देखिए कि सुलभ सूत्रा नाम से एक पर्सन है जिनके द्वारा पाइथागोरस थ्योरम है वो दी गई है। पाइथागोरस थ्योरम आपने स्टूडेंट्स बचपन में रीड किया होगा। चाहे वो पिंगला हैं, पिंगला के द्वारा जो चंद्र सूत्राज हैं वो दिए गए हैं मैथमेटिक्स के अंदर जो स्टैटिक पार्ट है उसके रिगार्डिंग में। इसके अलावा आर्यभट्ट के द्वारा एल्गोरिथम का है, वहाँ पे डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। ब्रह्मगुप्ता के समय में जो क्वाड्रिक एजुकेशन है, जो क्वाड्रिक इक्वेशंस हैं उनके बारे में बताया गया है। माधव के समय में जो पाई है 22/7 या 3.14 है, इस वैल्यू को हमारे यहाँ पे एंशिएंट नॉलेज सिस्टम के समय इन लोगों के द्वारा ही दिया गया था। आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि जो गुप्ता डायनेस्टी हुआ करती थी, गुप्ता डायनेस्टी के समय हमारी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ करता था, कौन कौन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो साइंस के बैकग्राउंड से बिलोंग किया करते थे गुप्ता डायनेस्टी के समय में, आप उनके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। चाहे ब्रह्मगुप्त हैं, आर्यभट्ट हैं, ये कौन से समय से बिलोंग किया करते थे, कौन कौन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो एंशिएंट समय में साइंस या हमारा जो लिटरेरी सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उनके रिगार्डिंग में उनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो किया गया है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स किसके बारे में डिस्कस किया, धारा प्लेटफॉर्म, एक इंडियन नॉलेज सिस्टम को यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो करना है, जिससे यहाँ पे आज़ादी के अमृतकाल के अंदर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को, इंडियन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के समय की जो नॉलेज सिस्टम है उसको यहाँ पे रिवाइवल कर सके। AICT के अंदर इंडियन नॉलेज सिस्टम है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, इसके द्वारा इस प्रोग्राम को, धारा प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया गया है।
और ये 1 साल इसको कंप्लीट हुआ है धारा प्लेटफॉर्म को, उसी के बारे में हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन एंड नेशनल बिल्डिंग के बारे में, कि हमारी वुमेन्स का क्या रोल है हमारे नेशन के बिल्डिंग के अंदर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के समय। स्टूडेंट्स अगस्त मंथ के अंदर भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। आप देखिए कि अगस्त मंथ के समय जब हमारी जो हमारा फ्रीडम डे है, इंडिपेंडेंस डे है, उस स्वतंत्रता दिवस को जब सेलिब्रेट किया गया, तो उस समय में भी हमारे ऑनरेबल पीएम के द्वारा जो हमारी अनसंग वुमेन लीडर्स हैं उनके बारे में उनके द्वारा मेंशन किया गया था। चाहे वो दुर्गावती देवी हों, जिनको दुर्गा भाभी के नाम से भी जानते हैं, कस्तूरबा गांधी हों, या जो डिफरेंट जो महिलाएं हैं जिनके द्वारा इस 93 ईयर्स की जो जर्नी है, जो हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857 से लेकर 1950 का जो समय है, इस 93 ईयर्स की जो जर्नी है उसके अंदर अलग अलग महिलाओं का अलग अलग बैकग्राउंड्स के अंदर जो आपको कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसको आपको अगस्त मंथ के समय हमारे ऑनरेबल पीएम ने इंडिपेंडेंस डे के दिन भी इसको अपने स्पीच के अंदर कोट किया था इनके बारे में। दूसरा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें वुमेन्स एंड नेशन बिल्डिंग की, तो मार्च का मंथ आपको वुमेन्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। मार्च के मंथ के अंदर हम जो 8 तारीख है, 8 मार्च का जो दिन है, उस दिन को हम वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो वुमेन एंड नेशनल बिल्डिंग की अगर हम बात करें, तो 1857 की इस रिवोल्ट से लेकर और इंडिया ने जब तक रिपब्लिक है उसको अचीव किया है, तो उसकी इस जर्नी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपके लिए एक और होमवर्क है। होमवर्क ये है कि हमारी कुछ इम्पोर्टेंट महिलाएं हैं, इम्पोर्टेंट वुमेन्स हैं, वुमेन पर्सनैलिटी, जिनके द्वारा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कंट्रीब्यूट किया गया, उनके नाम के बारे में और उस लिस्ट के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कीजिए, उन 10-12 महिलाओं का जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। कौन शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग किया करते थे, कौन शेड्यूल कास्ट से बिलोंग किया करते थे। हमारी जो फर्स्ट कैबिनेट जब हमारी गवर्नमेंट की बनी थी, एक इंतरिम कैबिनेट हुआ करती थी, एक फर्स्ट कैबिनेट है। तो फर्स्ट कैबिनेट के समय हेल्थ का जो पोर्टफोलियो है वो हमारे राजकुमारी अमृत कौर हैं, उनके द्वारा लिया गया था। उनको ये हेल्थ का जो पोर्टफोलियो है वो दिया गया था। तो महिला उस समय में मिनिस्टर हुआ करती थी, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करना, और गूगल करके बाद में अपनी जो किताब है, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो या कोई दूसरी किताब हो, उस किताब के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो चैप्टर है वहीं पे ही आप उनके नाम लिख लेना, जिससे आप जब भी उसको रिवाइज करोगे तो आपको वो बेटर रहेगा याद करना उसके लिए। तो 1857 की इस रिवोल्ट, इस 93 ईयर्स की रिवोल्ट के अंदर महिलाओं के योगदान की बात की गई है। तो इसके लिए एक एग्जीबिशन है दिल्ली के अंदर, इंडियन आर्काइव्स के कुछ 132 ईयर्स कंप्लीट होने पे एक एग्जीबिशन है वो लगाया गया था, और इस जो कंप्लीट टॉपिक है इसको पीआईबी के अंदर मेंशन किया गया है। 133 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, 133 साल कंप्लीट हुए हैं नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया को, उसी के उपलक्ष्य में एक एग्जीबिशन है वो लगाया गया, और हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो लीडर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि आप देखें कि रानी लक्ष्मीबाई हैं, 1857 के रिवोल्ट के समय झांसी की ये रानी हुआ करती थी। झांसी कहाँ पे गिरता है, बुंदेलखंड का जो एरिया है, जो कुछ हिस्सा जिसका एमपी में भी आपको देखने के लिए मिलता है, कुछ 90% जो हिस्सा है वो आपको प्रेजेंट समय में उत्तर प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे उरई है, जालौन है, हमीरपुर है, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आपको वहाँ पे झांसी के एरिया के अंदर, बुंदेलखंड के एरिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी एरिया से इन्होंने रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। बेगम हजरत महल हैं, जिन्होंने लखनऊ से जो मूवमेंट है 1857 का जो मूवमेंट है उसको यहाँ से 1857 के मूवमेंट में लखनऊ से लीड किया था बेगम हजरत महल के द्वारा। और रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल को हेल्प करने के लिए तात्या टोपे नाम के एक पर्सन हैं वो हुआ करते थे। तात्या टोपे हैं, उनके एक फ्रेंड हुआ करते थे, अजीमुल्ला नाम से एक फ्रेंड हुआ करते थे।
उन दोनों के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल को हेल्प किया गया था। ये आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर रीड करोगे और आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपने नहीं रीड किया है तो एक बार जाके ज़रूर से रीड करो अच्छे से इनके बारे में। तो ये दो महिलाएं हैं, इनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया 1857 की रिवोल्ट के समय। बेगम हजरत महल की जो रिवोल्ट हुई थी, जो बैटल हुई थी, उसको बैटल ऑफ चिन्हट के नाम से जानते हैं। और बेगम हजरत महल से की ये जो आर्मी है, उसी आर्मी में एक पासी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली एक महिला हैं, उनका नाम है उदा देवी। उनका नाम है उदा देवी। स्टूडेंट्स, ये नाम आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली उदा देवी का जो जयंती था, उसको उनको ट्राइब्यूट है वो पे किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी उदा देवी का जो यहाँ पे इवेंट है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। नवंबर मंथ के जो करंट अफेयर्स का जो डिस्कशन है, उसके समय में भी हमने उदा देवी जी के बारे में डिस्कस किया था कि पासी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली महिला हैं और बेगम हजरत महल के साथ इन्होंने जो रिवोल्ट है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। उनकी आर्मी की एक इम्पोर्टेंट लीडर हुआ करती थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जिन इम्पोर्टेंट महिलाओं का योगदान यहाँ पे एग्जीबिशन के अंदर लगाया गया, वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट करने वाली थी कि इंडिया के अंदर जो सेल्फ रूल है उसके बारे में बात की गई थी। 1917 का जो कांग्रेस सेशन है उसको इनके द्वारा हेड किया गया था। पहली कोई महिला हैं जिनके द्वारा कांग्रेस सेशन को हेड किया गया इंडिया के अंदर। अब कभी कभी आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पहली इंडियन वुमेन कौन है, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 1925 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था, उस कांग्रेस सेशन को हेड करने वाली पहली इंडियन वुमेन है सरोजनी नायडू। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को एड्रेस करने वाली पहली महिला कौन है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट के कुछ दिन बाद में ही 1890 का जो समय है, 1890 का जो समय है, उस समय में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की एक ग्रेजुएट है महिला कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली जी के द्वारा 1890 के समय में कांग्रेस को एड्रेस किया गया था। पहली महिला है एनी बेसेंट। 1917 के कांग्रेस सेशन के अंदर उनके द्वारा जो प्रिसाइड किया गया। और पहली इंडियन वुमेन की अगर हम बात करें तो वो हैं सरोजनी नायडू 1925 के समय में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट करने में भी इनके द्वारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। आप देखें कि इनके द्वारा न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ नाम के जो दो अखबार हैं वो निकाले जाते थे। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ हैं, दो अखबार निकाले जाते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक लीडर के रूप में ये इंडिया के लिए आए थे एनी बेसेंट, जिसका हेडक्वार्टर अडियार के अंदर हुआ करता था। अडियार कहाँ पे है? अडियार आपको चेन्नई के अंदर देखने के लिए मिलता है। अडियार और कोमू नाम की दो नदियां हैं, वो चेन्नई के अंदर फ्लो करती हैं। उसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको, जोग्राफिकल आंसर है बेसिकली वो। तो स्टूडेंट्स, एनी बेसेंट वहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक लीडर के रूप में आए थे यहाँ पे काम देखने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और इनके द्वारा इंडिया के अंदर होम रूल मूवमेंट है वो चलाया गया। इसी होम रूल मूवमेंट के एक लीडर हुआ करते थे लोकमान्य गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है। तो तिलक साहब इस मूवमेंट को लीड किया करते थे। बट तिलक साहब का जो मूवमेंट है वो आपको लिमिटेड एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एक्सेप्ट बॉम्बे के अलावा जो महाराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ पे ही उनका मूवमेंट कंसंट्रेटेड था। ऑल ओवर इंडिया जो ये होम रूल मूवमेंट है इसको कैरी आउट किया गया एनी बेसेंट के द्वारा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये फाउंडर हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनसे रिलेटेड थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के लीडर के रूप में इंडिया आए थे, तो उस सोसाइटी के फाउंडर हैं ओलकैट, जो कर्नल ओलकैट है वो उसके बेसिकली फाउंडर्स हैं। उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के बेसिकली फाउंडर नहीं हुआ करते थे। कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया, सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे। बेगम रोकिया हैं, इनके द्वारा फर्स्ट जो मुस्लिम गर्ल्स का स्कूल है वो इनके द्वारा ओपन किया गया था। मैडम बीकाजी कामा हैं, जिनको बेसिकली मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज के रूप में जानते हैं। जर्मनी के अंदर इंडिया का जो फ्लैग है आउटसाइड इंडिया पहली बार इनके द्वारा होस्ट किया गया था मैडम बीकाजी कामा के द्वारा।
मैडम भीकाजी कामा के द्वारा जो वंदे मातरम नाम का जो न्यूज़पेपर है वो चलाया करते थे। इंडियन हाउस हैं जिसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं, वो उससे एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज़ हैं, तो वहाँ से भी जुड़े हुए हैं मैडम भीकाजी कामा। और हमारे जितने भी रिवॉल्यूशनरी हैं उनकी मदर के रूप में या मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज के रूप में मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। भारत के बाहर जाके किस तरीके से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया गया, किस तरीके से जो प्लान है वो बनाए जाते थे इनके द्वारा, तो उनका जो आपको इफ़ेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। हमारे जो सभी रिवॉल्यूशनरी हैं वो इनको रिकॉग्नाइज करते थे, इनके कंट्रीब्यूशन को माना करते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे सरोजनी नायडू हैं, उनके बारे में भी आपको एग्जीबिशन के अंदर बताया गया कि सरोजनी नायडू 1925 कांग्रेस सेशन को हेड किए। दर्शना सोल्ट जो मार्च है उसके अंदर भी उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो हमारी 93 ईयर्स की जो जर्नी है उसके द्वारा उनके द्वारा जो रोल है वो देखने के लिए मिलता है। उषा मेहता नाम की पर्सनैलिटी भी हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय उनके द्वारा जो सेक्रेट रेडियो है वो चलाया गया था, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इंडियन वुमेन्स के मूवमेंट्स की बात करें कि इंडियन वुमेन्स के कौन कौन से ऐसे स्पेशल मूवमेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं जिसके अंदर महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिले। जैसे आप देखें कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है वो 1927 के समय ऑर्गेनाइज की गई। 1927 के समय ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। इसको ऑर्गेनाइज करने वाली जो मेन महिलाएं हैं वो हैं मार्गरेट कजिन्स हैं। मार्गरेट कजिन्स के द्वारा 1927 के अंदर ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया 1927 के समय में। तो मार्गरेट कजिन्स के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। राजकुमारी अमृत कौर इसी से एसोसिएटेड हुआ करते थे। जो हमारी कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं जिन्होंने इंडियन हैंडलूम को प्रमोट किया वो इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की। महिलाओं का दूसरा मूवमेंट आपको सोल्ट मार्च के समय देखने के लिए मिलता है। बेसिकली सोल्ट मार्च गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। साबरमती के आश्रम से वो दांडी के लिए गए थे। अब गुजरात के अंदर ये जो दांडी का जो रीजन है आपको नवसारी जो सूरत के पास आपको देखने के लिए मिलता है। तो वो अहमदाबाद से पैदल चलते हुए गांधी जी साल्ट मार्च के लिए वहाँ पे जाते हैं। दांडी के अंदर वो नमक बनाते हैं, अंग्रेज़ों का कानून तोड़ते हैं। और उसके बाद में आपको देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो सोल्ट मार्च हैं वो देखने के लिए मिलती हैं जिसके अंदर लोग नमक बनाते हैं और नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था उसको तोड़ते हैं, उस कानून को तोड़ते हैं। लोग अपने लिए जो नमक है वो बनाते हैं। उस मार्च का रिजल्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नमक के ऊपर जो टैक्स है वो हटाया गया। पर्सनल यूज़ के लिए लोग जो सोल्ट है वो बना सकते थे। बट आपको देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर यहाँ पे मूवमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। महिलाओं के स्पेशल मूवमेंट की बात करें तो दर्शना सोल्ट मार्च है जो 1930 के समय आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको सरोजनी नायडू के द्वारा हेड किया गया था। गांधी जी के जो बेटे हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे। यहाँ पे आप देखें कि दो इम्पोर्टेंट लीडर हैं जो महिलाएं नहीं हैं, के केलापम हैं और सी राजगोपालाचारी हैं, जिनके द्वारा सदर्न इंडिया के अंदर गांधी जी का जो सोल्ट मार्च का समय जो संदेश हुआ करता था उसको उन्होंने पहुंचाया और वहाँ पे उनके द्वारा एक जो मार्च है वो की गई। आप देखें क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो महिलाओं का योगदान है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें उषा मेहता नाम की जो पर्सनैलिटी हैं, अरुणा आसफ अली हैं, उषा मेहता हैं, इनके द्वारा आपको यहाँ पे जो सीक्रेट रेडियो है किस तरीके से जो रिवॉल्यूशनरीज हैं उनकी हेल्प करनी है, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी हेल्प की गई इनके द्वारा। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम महिलाओं के इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स की बात करें तो सेवा नाम का जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको ईला भट्ट के द्वारा जो ईला बेन हैं उनके द्वारा चलाया गया था। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई थी, नवंबर मंथ के समय ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। 1973 के समय जो चिपको मूवमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है कि चिपको मूवमेंट में किस तरीके से वहाँ पे महिलाओं के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। और ये बेसिकली जो जयप्रकाश नारायण का जो सर्वोदय मूवमेंट है उसी से ये इंस्पायर हुआ करता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको हमारा जो 18th सेंचुरी है उसके अंदर आपको 1731 के समय
बिश्नोई कम्युनिटी है, एक बिश्नोई कम्युनिटी, उस बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली एक महिला हैं, उनका नाम है अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई 1731 के समय में जोधपुर के अंदर पेड़ों को बचाने के लिए उनके द्वारा जो अपनी जान है वो न्यौछावर की गई, उनकी अपनी द्वारा जो जान की बाजी लगा दी गई पेड़ों को बचाने के लिए। तो आप देखें कि इस कम्युनिटी के लोगों का किस तरीके से को एग्जिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है इन्वायरमेंट के साथ में। अगर आपको सलमान खान का केस पता होगा, हमारे बॉलीवुड स्टार हैं सलमान खान, तो उनका एक केस है कि उनके द्वारा जो ब्लैक हिरन है उसको मारा गया, ब्लैक बक को उनके द्वारा मारा गया, और ब्लैक बक जो बिश्नोई कम्युनिटी है उनके द्वारा उसकी जो पूजा है, उसका जो कोरिलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ये बिश्नोई कम्युनिटी का जो फाउंडिंग कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए, एक मेडिवल इंडिया से रिलेटेड है। तो एक बेसिकली एक सेंट हुआ करते थे राजस्थान हरियाणा के इस रीजन के अंदर, और राजस्थान हरियाणा के इस रीजन के सेंट का नाम है गुरु जम्बेश्वर। गुरु जम्बेश्वर है, जिनके नाम की आपको एक यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर देखने के लिए मिलती है, जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के नाम से। तो गुरु जम्बेश्वर जी के द्वारा जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो चलाई गई। बेसिकली ये 20+9 हुआ करते थे, 20+9 है कि 20+ में 9 कुछ रूल हुआ करते हैं। इनके द्वारा जो इन्वायरमेंट का जो कंजर्वेशन है, जो ग्रीन पेड़ों को नहीं काटा जाता, जो ब्लैक बक है उनको बचाया जाता है, ये बिश्नोई कम्युनिटी के द्वारा आपको देखने के लिए मिलता है। तो प्रेजेंट समय में आपको अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड हैं वो भी दिए जाते हैं इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। और चिपको मूवमेंट की वजह से वो यहाँ पे याद आया कि चिपको मूवमेंट उनके द्वारा भी चलाया गया था कि बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पे पेड़ों के लिए पेड़ों के बेसिकली उनको हक करते हुए उसके लिपट गए थे, और उन्होंने पेड़ को ना काटने के लिए अपनी जो जान है वो लगा दी थी यहाँ पे 1731 के समय में अंडर द लीडरशिप ऑफ द अमृता देवी बिश्नोई। तो स्टूडेंट्स ये कुछ महिलाओं के मूवमेंट हैं जिनको हमने डिस्कस किया। आप वुमेन्स के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के समय चले या सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के समय आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, एक बुद्धिस्ट स्तूपा है वो यहाँ पे मिला है, और 1300 ईयर्स ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा है जो उड़ीसा के अंदर एक जैजपुर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जैजपुर नाम के इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 1300 साल पुराना स्तूपा आपको देखने के लिए मिला है। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा माइनिंग के समय ये स्तूपा वहाँ पे देखने के लिए मिला। ये माइनिंग जिस एरिया के अंदर किया गया है उस एरिया के अंदर बेसिकली कोंडालाइट स्टोन्स है वो निकाले जाते हैं, और उस कोंडालाइट स्टोन्स आपको एंशियंट समय में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर कोंडालाइट स्टोन्स को यूज किया जाता है एज ए ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के रूप में। जो जगन्नाथ का टेम्पल है पुरी के अंदर, जगन्नाथपुरी टेम्पल है, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। तो एक बुद्धिस्ट स्तूपा है वो यहाँ पे मिला है, 1300 ईयर्स पुराना है, 7 से 8 सेंचुरी के आसपास ये बिलोंग करता है, और 4.5 मीटर टॉल है ये स्तूपा। स्तूपाज के बारे में हमने समय समय पे डिस्कस किया है, जनवरी के मंथ का जो करंट अफेयर्स है वहाँ पे भी डिस्कस किया है कि स्तूपाज बेसिकली हुआ क्या करते थे। स्तूपाज आपको देखने के लिए मिलते हैं कि जैसे एक जब भगवान बुद्ध की जब डेथ हुई तो उनके जो शरणार्थी जो फॉलोअर्स हुआ करते थे तो उनके द्वारा बात की गई कि हमारे द्वारा आपकी डेथ के बाद में क्या किया जाएगा। तो उनको द्वारा बताया गया कि जो मेरे रेलिक्स हैं या जो स्तूपा हैं उसके चारों तरफ आप चक्कर लगाना। तो इसके द्वारा आपको यहाँ पे तोरण है, दरवाज़ा है, जो मेदी है, मेदी बेसिकली इसको बोलते हैं, जिसके चारों तरफ सर्कुलर वे में जो राउंड है वो किया जाता है बुद्धिस्ट फॉलोअर्स के द्वारा। आपको हमारे कंट्री के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर स्तूपा हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। सांची का स्तूपा एक काफ़ी फेमस स्तूपा है। तो आफ्टर द बुद्धिज़्म के जो भगवान बुद्ध के डेथ के बाद में आपको ये जो स्तूपाज का जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। अपने क्लाइमैक्स के समय ये अशोका के समय पहुंचता है। अशोका जब राजा हुआ करते थे मौर्यन डायनेस्टी के, तो उसी समय ये अपने क्लाइमैक्स के ऊपर होता है स्तूपा आर्किटेक्चर, और काफ़ी सारे जो स्तूपाज हैं वो बनाए गए हैं। जून मंथ के करंट अफेयर्स के समय में हमने डिस्कस किया था होली रेलिक्स के बारे में। होली रेलिक्स क्या हैं? जो हमारे भगवान बुद्ध से बचे हुए जो अवशेष हैं उनको स्तूपाज के अंदर रखा गया है।
तो उन होली रेलिक्स को सेंड किया गया था कहाँ पे, मंगोलिया के अंदर में। मंगोलिया के अंदर एक स्टेट गेस्ट के रूप में होली रेलिक्स को सेंड किया गया, क्योंकि वहाँ पे भगवान बुद्ध का जो इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलता है, और वहाँ पे भगवान बुद्ध का एक फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया गया था। हमारे एक मिनिस्टर हैं वो विजिट किए थे जून के मंथ के अंदर, हमने उनको डिस्कस किया था कि क्या उनका स्टेटस है, होली रेलिक्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बुद्धिज़्म के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, पहला जो सिरेमन है वो कहाँ पे दिया, उनका जो महापरिनिर्वाण है वो कुशीनगर में क्यों हुआ, कौन सी वहाँ पे जो आपको डायनेस्टी का जो रूल है वो देखने के लिए मिलता है। तो हमने जून के मंथ के अंदर उनको डिस्कस किया है। बुद्धिज़्म से रिलेटेड 4 इम्पोर्टेंट जो काउंसिल है उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो ये जो बुद्धिस्ट स्तूपा है वो आपको जयपुर के जाजपुर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पे ये मिला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। कोंडालाइट स्टोन्स वहाँ पे निकाले जाते हैं। उस जगह को कोंडालाइट के नाम से इस वजह से जाना जाता है कि जो कोंड नाम की जो ट्राइब है वो वहाँ पे पाई जाती है। जो कोंड नाम की ट्राइब बेसिकली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के रीजन के अंदर मिलती है। उड़ीसा के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी जो हैं, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो हैं, वो हाईएस्ट नंबर की जो पीवीटीजी हैं वो उड़ीसा के अंदर पाई जाती हैं। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है जहाँ पे जो पीवीटीजी का जो नंबर है वो पाया जाता है। तो इन कोंडालाइट स्टोन्स को यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के रूप में एंशिएंट समय में जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनाए जाते थे उस समय में इनको यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पे गंगा जो पुरी के टेम्पल की बात की गई है कि वहीं के पास में ये स्तूपा मिला है। पुरी के टेम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है, जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकाली जाती है मानसून के समय में, जुलाई अगस्त के समय आपको देखने के लिए मिलती है। जगन्नाथपुरी के इस टेम्पल के अंदर जो भगवान हैं, भगवान जो कृष्ण हैं, उन्हीं का रूप है जिसके अंदर बलभाऊ है, सुभद्रा है, लॉर्ड कृष्णा हैं, जगन्नाथ के रूप में उनकी वहाँ पे पूजा की जाती है। तो यहाँ पे इस टेम्पल को जो कंस्ट्रक्ट करने वाली जो डायनेस्टी थी, ईस्ट गंगा डायनेस्टी के जो लोग हैं, जो रूलर्स हैं, उनके द्वारा किया गया। अगर हम मेन रूलर की बात करें जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, तो मेन रूलर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं अंतावर्मन, जो चौड़ागंगा नाम से रूलर है, उनके द्वारा इस पुरी का जो टेम्पल है वो बनाया गया था। इसके फ्लैग से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे मिथ है या इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको फैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है कि जो एयर की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में इसका जो फ्लैग है वो यहाँ पे लहराता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स जगन्नाथपुरी के इस टेम्पल को वाइट पगोड़ा के रूप में भी जानते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो पुरी के अंदर ही जो कोणार्क का जो रीजन है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पे ही एक ब्लैक पगोड़ा नाम से भी एक मोन्यूमेंट है जिसको जाना जाता है। तो ब्लैक पगोड़ा किसको बोलते हैं, ब्लैक पगोड़ा किसको बोलते हैं, और उसको कौन से डायनेस्टी के द्वारा, कौन से जो रूलर हैं उनके द्वारा उसको बनाया गया है, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है अडोप्ट ए हेरिटेज स्कीम के बारे में। इस स्कीम से रिलेटेड जो क्रिटिसिज्म है उसका एक एडिटोरियल द हिंदू के अंदर मेंशन किया गया था कि अडोप्ट ए हेरिटेज के अंदर जो यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स हैं, जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अलाउ किया गया है कि आपको अपनी एक हेरिटेज को आप अडोप्ट कीजिए, उसको यहाँ पे डेवलप कीजिए। बट आप देखिए कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को कोई नॉलेज ना होना, वो यहाँ पे मेन क्रिटिसिज्म का रीज़न है कि उनको कोई नॉलेज नहीं है और वो कैसे किसी एक हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस साइट को वो यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, उसका रिवाइवल कर सकते हैं। तो अडोप्ट ए हेरिटेज स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर प्राइवेट फार्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा अलाउ किया गया है कि क्या तो आप सेंटर का कोई यहाँ पे मोन्यूमेंट है या स्टेट ओन्ड कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है उसको आप अडोप्ट कीजिए। हमारी धरोहर, हमारी पहचान, हमारा जो हेरिटेज है वो ही हमारी एक आइडेंटिटी है, वो ही हमारी एक पहचान है। तो उसके लिए अडोप्ट ए हेरिटेज स्कीम है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई।
यहाँ पे जिन कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जिन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किसी एक हेरिटेज को, किसी मोन्यूमेंट को यहाँ पे अगर प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके रिवाइवल की बात की जाती है, तो उनको बेसिकली मोन्यूमेंट मित्रा के रूप से जानते हैं। यहाँ पे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अलाउ किया गया है कि आप अपना जो CSR की जो फंडिंग है उसको भी यूज़ कर सकते हो इनके रिवाइवल के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे बात की गई है अडोप्ट ए हेरिटेज स्कीम के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है। यहाँ पे जो हमारी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अलाउ किया गया है कि हमारी धरोहर, हमारी पहचान को आप कैरी आउट कीजिए और किसी भी एक मोन्यूमेंट्स को आप यहाँ पे अडोप्ट कीजिए, उनका यहाँ पे रिवाइवल कीजिए। कुछ क्रिटिसिज्म आए हैं कि वो उस सेक्टर से बिलोंग नहीं करते। कुछ क्रिटिसिज्म इस तरीके की आपको देखने के लिए मिलते हैं कि मोन्यूमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी डेवलप हैं, उनको किस तरीके से जो ये कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डेवलप करेंगे। जैसे स्तूपा एट द सांची है, बृहदेश्वरा टेम्पल जो आपको तंजौर के अंदर देखने के लिए मिलता है, चोला डायनेस्टी से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स ये प्लेस। फतेहपुर सीकरी जो अकबर से बिलोंग किया करता है, ये ऑलरेडी डेवलप प्लेस हैं। तो इनको रिवाइवल के लिए बात किस तरीके से हम जो ये कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कर सकते हैं, वो यहाँ पे मेन क्रिटिसिज्म है इसका। अडोप्ट ए हेरिटेज स्कीम हमने देखा कि कैसे हमारी धरोहर, हमारी पहचान है और उसको यहाँ पे रिवाइवल करने की, उनको रीडेवलप करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है वो चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है औरंगाबाद नाम की एक सिटी है महाराष्ट्र के अंदर। उस सिटी का जो नाम है वो संभाजी नगर कर दिया गया है। तो संभाजी नगर किया गया है तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि संभाजी नगर क्यों किया गया है, संभाजी कौन थे, संभाजी के साथ किस तरीके से उनका इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा द हिंदू के अंदर एक यहाँ पे एडिटोरियल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि कैसे औरंगजेब, जो औरंगाबाद का नाम की जो जगह है, औरंगजेब से जिसका इन्फ्लुएंस है, पर हमारी मेडिवल हिस्ट्री के समय काफ़ी जो अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं उसके साथ उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, उससे इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है औरंगाबाद का, जिसको कि प्रेजेंट समय में संभाजी नगर से जानते हैं। औरंगाबाद को संभाजी नगर से जानते हैं और कैसे उसको नर्सरी ऑफ हिस्ट्री के ऊपर, नर्सरी ऑफ हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंटली जो नाम है वो चेंज किया गया है, अब ये संभाजी नगर किया गया है। तो संभाजी कौन हुआ करते थे? संभाजी हमारे जो शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उन छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे का नाम है संभाजी और उन्हीं को यहाँ पे मुग़ल फोर्सेज के द्वारा कैप्चर किया गया था और कैप्चर करने के बाद में उनकी जो डेथ है वो कर दी गई थी 1689 के समय में संभाजी के अंदर, ये बेसिकली औरंगाबाद के अंदर, और उस औरंगाबाद को अब उन्हीं के नाम पे संभाजी नगर है वो किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए जो मराठा डायनेस्टी है वो इम्पोर्टेंट होती है। इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि सितंबर अक्टूबर के मंथ के समय जब हमारी इंडियन नेवी का एक नया जो फ्लैग जब होस्ट किया गया, जो नया फ्लैग लाया गया, तो उसके अंदर भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कंट्रीब्यूशन है उसको दिखाया गया है। अभी औरंगाबाद का जो नाम है वो संभाजी नगर किया गया है। तो इस वजह से आपको मराठा जो डायनेस्टी है, मराठा जो रूलर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। उनके समय में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाया जाता था उसके बारे में पता होना चाहिए। क्या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओरिजिनल फॉर्म में था या उनके द्वारा इसको बेसिकली जो दूसरी डायनेस्टीज़ हैं उनसे उन्होंने टेक ओवर किया है। शिवाजी महाराज का जो अभिषेक है रायगढ़ के अंदर कहाँ कौन से समय में हुआ, छत्रपति का टाइटल उनके द्वारा कब अडॉप्ट किया गया। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मराठा डायनेस्टी के बारे में वो आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि औरंगाबाद को या जो प्रेजेंट समय में संभाजी नगर है उसको नर्सरी ऑफ हिस्ट्री के रूप में क्यों जानते हैं। आप देखें कि एलोरा की जो केव्स हैं वो औरंगाबाद के नियर ही सिचुएटेड हैं। औरंगजेब की वजह से इस जगह को बेसिकली औरंगाबाद जाना गया। अब क्यों जाना गया उसके बारे में अगर हम देखें, एंशिएंट समय में जो संभाजी नगर है, जो औरंगाबाद है, उसका नाम हुआ करता था खिड़की। फिर उसके बाद में जो निज़ाम शाही डायनेस्टी है उसके अंडर में आता है 1633 के समय में निज़ाम शाही डायनेस्टी है उसके अंडर में आता है और इसको रीडेवलप किया जाता है निज़ाम शाही डायनेस्टी के द्वारा। निज़ाम शाही डायनेस्टी है उसके द्वारा इसको रीडेवलप किया जाता है 1633 के समय में। और वो राजा जो हुआ करते थे उनका नाम है मलिक अंबर।
मलिक अंबर नाम के पर्सन हुआ करते थे। जो सिड्डी ट्राइब जो है, ये सिड्डी ट्राइब के जो लोग हैं, जो अफ्रीका से उनका इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलता है, और गुजरात और कर्नाटक के अंदर ये पाए जाते हैं प्रेजेंट समय में। सिद्दी ट्राइब के बारे में आप गूगल करना, देखना, आप देखिए कंप्लीटली अफ्रीका के जो लोग जिस तरीके के दिखते हैं उसी तरीके का आपको इनका फिजिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद में इनका जो बोली है वो बेसिकली इंडियंस की तरह इनकी जो बोली है वो बोली जाती है। तो सिद्दी ट्राइब से बिलोंग किया करते थे मलिक अंबर, और मलिक अंबर के द्वारा इस संभाजी नगर या औरंगाबाद है उसको इस्टेब्लिश किया गया। 1653 के समय जब औरंगजेब यहाँ पे गवर्नर के रूप में हुआ करते थे, तो औरंगजेब के द्वारा इसको कैप्चर किया गया, और औरंगजेब के द्वारा जब इसको कैप्चर किया गया तो वहाँ पे अपना जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि खिड़की नाम की इस जगह को औरंगाबाद के रूप में उनके द्वारा रीनेम किया गया, और प्रेजेंटली उसको संभाजी नगर के नाम से रीनेम किया गया है। एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की जो केव्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। औरंगजेब का जो टॉम है, औरंगजेब का जो टॉम है जिसको हमने जो फरवरी का जो मंथ है उसके लास्ट वीक के अंदर भी डिस्कस किया था, डिफरेंट डिफरेंट जो टॉम हैं उनको, क्योंकि ये द हिंदू की एक संडे की जो मैगजीन है उसके अंदर मेंशन किया गया था कि ग्रेट मुगल्स के जो टॉम हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि औरंगजेब का जो टॉम है वो आपको शेख बुरहान अल दून की जो दरगाह है उसी के पास में औरंगाबाद के पास ही आपको देखने के लिए मिलता है। औरंगाबाद जो मुग़ल डायनेस्टी है उससे काफ़ी पहले जो मेडिवल हिस्ट्री या दिल्ली सल्तनत के समय देवगिरी के नाम से इस एरिया को जाना जाता था, और देवगिरी जो यादव डायनेस्टी है जिसके राजा रामचंद्र हुए हैं, जो खिलजी से भी उनकी लड़ाई आपको देखने के लिए मिलती है, तो देवगिरी के जो यादव डायनेस्टी हैं उस यादव डायनेस्टी की ये कैपिटल हुआ करती थी इस एरिया के अंदर। बाद में 1327 के समय में, 1327 में कौन सी डायनेस्टी रूल किया करती थी स्टूडेंट्स? तुगलक डायनेस्टी 1320 के समय में वो आती है पावर के अंदर में, और काफ़ी लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत के अंदर रूल किया था तुगलक डायनेस्टी के द्वारा। तो उस तुगलक डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते थे जिनको पगला राजा के रूप से जानते थे, मैड किंग के रूप से, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1327 के समय में अपनी जो कैपिटल है वो वहाँ पे शिफ्ट की गई, और इसको देवगिरी का जो नाम है वो दौलताबाद किया गया। ये सब औरंगाबाद के आसपास के रीजन को ही जाना जाता है, तो उसको दौलताबाद का नाम किया गया। बाद में इस नाम को अहमदनगर, अहमद सल्तनत के द्वारा, अहमदनगर की जो सल्तनत है उसके द्वारा उसको वहाँ पे चेंज किया गया है। औरंगाबाद की हिस्ट्री आपको सल्तनत के समय में भी, मुग़ल एम्पायर के समय में भी, और जो मराठा डायनेस्टी है उन समय में आपको तीनों ही समय में देखने के लिए मिलती है। सल्तनत के समय में आपको देखें कि जो यादव डायनेस्टी है, जो तुगलक डायनेस्टी है। मुगल्स के समय में आपको देखने के लिए मिलेगा कि निज़ाम शाही के बाद में जो औरंगजेब यहाँ पे पावर के अंदर आएंगे, औरंगजेब का इन्फ्लुएंस है। मराठाज के समय में जो आपको संभाजी महाराज हैं उनका इन्फ्लुएंस, वहाँ पे उनकी जो डेथ है वो की गई थी, तो उनका आपको इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, जो केव्स हैं, वो इसी के पास में सिचुएटेड हैं, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट भी हैं। कभी कभी यहाँ पे आपको राष्ट्रकूट का जो हमारी अर्ली मेडिवल हिस्ट्री है, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी हुआ करती थी, जिसको यहाँ पे मान्यखेट के अंदर कैपिटल हुआ करती थी, दंती दुर्गा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्योंकि आप देखें कि एलोरा के अंदर जो केव नंबर 16 है, कैलाशनाथ केव जो है, कैलाशनाथ मंदिर है, वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा ही बनाया गया है। तो कभी कभी आपको इन एरिया के अंदर राष्ट्रकूट का, यादव डायनेस्टी का जो इन्फ्लुएंस है वो भी देखने के लिए मिलता है। 13 ये रॉक कट बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स हैं जिसमें चैत्य और विहारा का जो इन्फ्लुएंस है वो भी देखने के लिए मिलता है। अजंता एंड एलोरा यूनेस्को हेरिटेज साइट, मराठा एंड मुग़ल का जो कॉन्फ्लुएंस इस औरंगाबाद के रूप में हमने यहाँ पे डिस्कस किया स्टूडेंट्स। अजंता एंड एलोरा के बारे में आप डिटेल में रीड करना, वहाँ पे पाई जाने वाली जो इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं, जो केव्स हैं। चैत्य एंड विहारा के बारे में भी देखना कि चैत्य जो रिलीजियस प्लेस है, विहारा जो यहाँ पे रेस्टिंग प्लेस है, जो हमारे जैन मोंक हुआ करते थे, जो ब्रिटिश मोंक हुआ, जो बुद्धिस्ट मोंक हुआ करते थे, उनके लिए। अजंता वोगारा नदी के किनारे पे सिचुएटेड है, उसके बारे में आप रीड करना। यूपीएससी के द्वारा 2021 के समय में प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है अजंता के बारे में।
स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक है शिशुपालगढ़ के बारे में। शिशुपालगढ़ एक पुराने ज़माने की एक सिटी है, एंशियंट फोर्टिफाइड सिटी है, चारों तरफ फोर्टिफिकेशन किया गया है। इस सिटी का अभी यहाँ पे खुदाई के समय आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक हिस्सा है वो डैमेज हुआ है। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो नोटिस है वो भेजा गया है कि इसका जो हिस्सा है वो डैमेज ना होना चाहिए, क्योंकि 6th और 7th सेंचुरी से बिलोंग करने वाली ये एक इम्पोर्टेंट प्लेस है जो फोर्टिफाइड एंशियंट सिटी है। ये भुवनेश्वर का जो आउटस्कर्ट्स का जो रीजन है वहाँ पे आपको ये शिशुपालगढ़ की जो सिटी है वो देखने के लिए मिलती है। 2600 साल पुरानी है, 2600 साल पुरानी है। ओनली फोर्टिफाइड सिटी है इंडिया के अंदर जिसके 8 गेटवे हैं, 8 इसके जो गेट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। कलिंग एम्पायर वहाँ से बिलोंग किया करता था, कलिंग एम्पायर के समय ये वहाँ से बिलोंग किया करती थी ये सिटी। वेल इस्टेब्लिश हमारे ईस्टर्न इंडिया का एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करती थी शिशुपालगढ़ नाम की जो सिटी है। यूनिक वाटर मैनेजमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और इस शिशुपालगढ़ सिटी का जब डैमेज हुआ तो 6th एंड 7th सेंचुरी के समय में किंग खारवेला नाम के एक पर्सन है जो यहाँ पे कलिंग डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे, तो उनके द्वारा बेसिकली इसको रिवाइवल किया गया, इसका रिपेयर करवाया गया। खारवेला जो है वो कलिंगा से बिलोंग किया करते थे, 2nd सेंचुरी BCE से है, एंड चेडी डायनेस्टी हुआ करती थी। इसके अलावा महामेगा वहाना डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। आपको जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है जो उदयगिरी एंड खांडगिरी केव के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, जो उदयगिरी एंड खांडगिरी केव हैं वो भी इन्हीं किंग खेरवाला के समय उनको डेवलप किया गया था। जो जैन जो साधु हुआ करते हैं, जैन मोंक हुआ करते हैं, उन जैन मोंक्स के एक रेस्टिंग प्लेस के रूप में और रिलीजियस प्लेस के रूप में ये जो गुफाएं हैं उदयगिरी एंड खांडगिरी वो हुआ करती थी। उदयगिरी की ही केव नंबर 14 है जिसको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है। वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है वो बनाया गया है। तो ये खारवेला डायनेस्टी के बारे में था, आप इनके बारे में रीड करना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्री अय्या वैकुंडा स्वामीकल के बारे में है, एक इम्पोर्टेंट सेंट हैं 19th सेंचुरी के, सोशल रिफॉर्मिंग से रिलेटेड हैं। इनके द्वारा सोसाइटी को यहाँ पे इंक्लूसिव करने की बात की गई। सोसाइटी के अंदर जो भी डिवाइड था उसको ये बेसिकली यहाँ पे कंडेम किया करते थे और निसाज के नाम से उनको जाना करते थे, जैसे निसाज होते हैं उन निसाज के रूप में जाना करते थे। हमारे जो डाउन ट्रोडन्स हैं, जो हमारे जो लोग हैं, उनको ये अपलिफ्ट करने की बात किया करते थे जिससे कि सोसाइटी को एक इंक्लूसिव वे में डेवलप किया जा सके। श्री अय्या वैकुंडा स्वामीकल का ये बेसिकली एक सपना था। और ये जो सेंट हैं इनको हमारे ऑनरेबल PM के द्वारा ट्राइब्यूट पे किया गया है इनकी बर्थ एनिवर्सरी के समय में, तो ये इस वजह से ये जो सेंट हैं वो न्यूज़ के अंदर में थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें श्री अय्या वैकुंडा स्वामीकल के बारे में, त्रावणकोर का जो रीजन है, सदर्न ऑफ द त्रावणकोर का जो रीजन है उससे ये बिलोंग किया करते थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट बूमचू फेस्टिवल के बारे में। बूमचू फेस्टिवल के बारे में अगर हम बात करें, ये सिक्किम के रीजन के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को। तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री है वो पाई जाती है। जो इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्रीज हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। 2014 के समय UPSC के प्रीलिम्स के अंदर एक मोनेस्ट्रीज का क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स। तो बूमचू फेस्टिवल ये बेसिकली सिक्किम के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उनके जो लूनार कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग इसको मनाया जाता है। फरवरी और मार्च का जो 15 के आसपास का जो डे आता है उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल के समय आपको देखने के लिए मिलता है एक होली वाटर होता है एक वेसल के अंदर में, और उस होली वाटर की वजह से वहाँ पे प्रेडिक्ट किया जाता है फॉर्च्यून को या कमिंग ईयर के अंदर किस तरीके का जो साइन है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर होली वाटर वहाँ पे कम होगा तो माना जाएगा कि आने वाला समय ड्रोट का होने वाला है। उस वेसल के अंदर अगर वो पानी है उसकी जो एक जो निशान होगा, जो एक अमाउंट होगी उससे अगर ज़्यादा है तो माना जाएगा कि आने वाला समय है वो प्रॉस्परस है, फ्लड की सिचुएशन भी आ सकती है, बाढ़ भी आ सकती है यहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस बूमचू फेस्टिवल के अंदर भूटान नेपाल से जो लोग हैं वो डिवोटी हैं वो पहुँचते हैं इस फेस्टिवल के अंदर, वो पार्टिसिपेट करते हैं
अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक है मतवा महामेला के बारे में। मतवा महामेला बेसिकली जो श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी हैं उनके द्वारा ये चलाया गया था। श्री श्री हरिचंद्र जी ठाकुर जी का 212 बर्थ एनिवर्सरी है, वो सेलिब्रेट की गई। हमारे ऑनरेबल पीएम के द्वारा इनको ट्राइब्यूट पे की गई है। और जो श्री हरिचंद्र ठाकुर जी हैं उनके द्वारा यहाँ पे मतवा महामेला के थ्रू यहाँ पे हमारी सोसाइटी को इंक्लूसिव वे में जो डेवलप करने की जो बात है वो की गई है। सबसे पहले तो आपको मतवा कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए। अवर्णा हिंदूज से ये बिलोंग करते हैं और शेड्यूल कास्ट जो है नाम शूद्रा सेक्शन है, उसी सेक्शन से बिलोंग करने वाली ये सोसाइटी है मतवा कम्युनिटी। इस मतवा कम्युनिटी के लिए जो मतवा महामेला है उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है श्री हरिचंद ठाकुर जी के द्वारा किया गया। श्री हरिचंद ठाकुर जी के द्वारा 1860 का जो समय है, उस समय में जो बांग्लादेश का जो रीजन हुआ करता था उस रीजन के अंदर इनके द्वारा ये मतवा महामेला है वो चलाया गया है। और इस मेला के अंदर जाने के लिए हमारे ऑनरेबल पीएम के द्वारा लोगों को अर्ज किया गया है, उनको कहा गया है कि आप विजिट कीजिए, कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। मतवा महामेला के बारे में आपको पता होना चाहिए। हरिचंद ठाकुर जी के द्वारा जो मतवाज हैं उनका जो इस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है श्री हरिचंद ठाकुर जी के द्वारा। तो 212 जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई है मेला के द्वारा। हरिचंद ठाकुर जी की जो यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी है वो ऑर्गेनाइज की गई है। कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी इस हमारे मार्च के मंथ के समय न्यूज़ के अंदर में थी। खंडगिरी एंड उदयगिरी की जो केव हैं, जिनको खंडगिरी एंड उदयगिरी की केव के रूप में जानते हैं, खारवेला डायनेस्टी के बारे में हमने देखा। ये खंडगिरी एंड उदयगिरी की जो केव हैं प्रेजेंट समय में उड़ीसा के अंदर सिचुएटेड हैं। और इन खंडगिरी एंड उदयगिरी की केव के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स कि इनका जो स्टेटस है वो इरोड हो रहा है, इरोड काफ़ी फास्ट है। इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का जो एक न्यूज़ है उसके अंदर इसको मेंशन किया गया था। उदयगिरी एंड खंडगिरी के जो केव्स हैं, जिसमें उदयगिरी बेसिकली उदयगिरी का जो नाम है उसका मीनिंग ये है कि सनराइजिंग हिल्स के रूप से उसको जानता है कि सूरज यहाँ से उदय होता है। 18 केव यहाँ पे मिलती हैं। खंडगिरी के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ केव हैं वो 15 हैं। ये यहाँ पे जो जैन मोंक हुआ करते, जैन मोंक्स के ये एक रेस्टिंग प्लेस के रूप में वर्क किया करती थी। जितनी भी जो केव्स हैं उनका डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। जो बुद्धिस्ट एंड जैन जो साधु हैं उन्हीं के रेस्टिंग प्लेस के रूप में या उनके जो रिलीजियस पर्पस से इन केव्स को यूज किया जाता था। क्योंकि आप देखें कि जो 4 मासों का जो समय है जिसको चौमासा के रूप से जानते हैं, जो हमारे मानसून सेशन को हिंदी वर्ड है चौमासा, उसके लिए 4 महीनों का जो समय है, तो उस मानसून सीजन के समय इनके लिए ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। तो इसी वजह से जो चैत्य एंड विहारा हैं उनका डेवलपमेंट किया गया, इन केव्स को उसके रूप में डेवलप किया गया। इनिशियल समय में आपको देखने के लिए मिलेगा कैसे जो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से रिलेटेड जो मॉन्क्स हैं उनके लिए टेम्परेरी हाउस होल्ड्स क्रिएट किए जाते थे, टेम्परेरी जो रेस्टिंग प्लेस हैं वो क्रिएट किए जाते थे। बट मानसून के समय से जब इनको डिफ़िकल्टी होने लगी तो इन केव्स का जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से किया गया। तो इनका अभी प्रेजेंट न्यूज़ ये है कि उदयगिरी और खंडगिरी की जो केव्स हैं वो इरोड हो सकती हैं, काफ़ी जल्दी इरोड हो रही हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उदयगिरी के अंदर आपको जो केव नंबर 14 है उससे आथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है। अशोक के समय का जो धोली इंस्क्रिप्शन है वो भी इन्हीं के पास सिचुएटेड है। धोली इंस्क्रिप्शन जो है वो भी इन्हीं के पास सिचुएटेड है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नवरोज़ के बारे में है। नवरोज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको बेसिकली पारसी न्यू ईयर के रूप से जानते हैं। इंडिया के अंदर जो नवरोज़ का जो सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गया था मेडिवल इंडिया के समय, उस समय में एक राजा हुआ करते थे बलबन। स्लेव डायनेस्टी के सबसे लास्ट जो पराक्रमी राजा हैं वो हैं बलबन। 1266 से लेकर 1288 का जो समय है वो इनका है। तो बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नवरोज़ को यूनेस्को हेरिटेज के अंदर भी रखा गया है। शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज की बात की गई है। एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है दिल्ली के अंदर, जहाँ पे जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया का एक बुद्धिस्ट हेरिटेज का जो शेयर्ड एक डिप्लोमेटिक लिंक है उसके बारे में बात की गई है। और
23 मार्च को एक शहीदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हमारे जो इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं भगत सिंह जी, सुखदेव एंड राजगुरु, उनका इस दिन जो उनको हैंग किया गया था शहीदी दिवस के दिन आप इसको मार्टर्स डे के रूप से आप इसको कंफ्यूज ना होइए। जो 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी की जो डेथ है वो कर दी गई थी। 30 जनवरी को गांधी जी का जो डेथ है मार्टियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। शहीदी दिवस आपको 23 मार्च को देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ फैक्ट्स हैं, उन सबको यहाँ पे हमने डिस्कस किया। आप इनको कहीं ना कहीं लिखिए, अपनी किताबों के अंदर नोट डाउन कीजिए और कंटिन्यू इनको रिवाइज कीजिए। अगर आप करंट अफेयर का ये डिस्कशन एक बार आराम से देखे हैं तो दूसरी बार जब आप इसको रिवाइज करो तो 1.5x की स्पीड से आप इसको देखिए और इसको कंटिन्यूस रिवाइज अपने सेक्शन में रखिए, जिससे आप अच्छे से परफॉर्म कर सको एग्ज़ाम के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हर मंथली टॉपिक हर एक सेक्शन से आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।